अरावली के आखिरी दिन ऐसा ज़रूर होगा, एक अवतारी पुरुष आएंगे, एक नबी पुकारेगा। लेकिन बात ऐसी है कि वो दोनों आईफोन पर व्यस्त होंगे। उन्हें न धनिए, न हरी मिर्च, न मेथी, न आलू, न टमाटर, न जीरे और न हरे चने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके बैग में मैकडी के बर्गर, मैकपफ और सालसा रैप होंगे। त्रिभुवन की कविता अरावली के आखिरी दिन का ये आखिरी हिस्सा है। क्या है अरावली? मैं इसके बारे में क्यों बता रही हूँ? आपको क्यों इस वीडियो को देखना चाहिए? इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का खास सेगमेंट आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। महेंद्रो मलया सहया शुक्तिमान ऋक्ष पर्वतः विंध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलः पर्वता। ये भारत के 7 पुराने पर्वतों को गिनाती एक बहुत पुरानी सूक्ति है। इसमें हिमालय का नाम नहीं है, लेकिन पारियात्र का नाम है। कल का पारियात्र ही आज का अरावली है। ये पारियात्र दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कितना पुराना है ये? आप इसे ऐसे समझें कि यदि हिमालय 12-13 साल का एक लड़का है, तो अरावली इसके दादाजी हैं। ये एक वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित माने पृथ्वी के अंदर की उथल पुथल के चलते जब धरातल की चट्टानें मुड़कर पर्वत बन जाती हैं, तो वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन बनता है। अरावली से जुड़े कुछ और फैक्ट्स जान लीजिए। 692 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के 4 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में फैली है, लेकिन इसका लगभग 80% भाग राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली को आडावाला डूंगर कहा जाता है। ये रेंज स्पेसिफिकली गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर अजमेर, जयपुर होती हुई हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करके दिल्ली के दक्षिणी भाग तक जाती है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते इसकी ऊंचाई कम होते होते मैदान में बदल जाती है। दिल्ली के पास के इसके सिरे को धीरज कहा जाता है, जो असल में दी रिज का बिगड़ा हुआ रूप है। अंग्रेजी शब्द रिज का मतलब किसी पहाड़ी का लंबा मगर पतला विस्तार। आपसे कई किलोमीटर दूर बैठे ये पहाड़ क्यों ज़रूरी है? अपनी स्क्रीन पर मैप देखिए। थार का रेगिस्तान दिल्ली या भारत के पूर्व तक नहीं पहुंचा है थैंक्स टू अरावली। इसकी बनावट इतनी परफेक्ट है कि एक तरफ तो थार का रेगिस्तान फैलने नहीं देती, वहीं मॉनसून के आने में भी कोई बाधा नहीं डालती। जीव जंतुओं की कई ऐसी प्रजातियां जो अन्यथा नहीं पाई जाती हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं, यहाँ मिल जाएंगी। भील जैसी कितनी ही आदिवासी प्रजातियां इसमें रहती आई हैं, उनका एक सेल्फ सस्टेन्ड समाज है, माने ऐसा समाज जिसे ना बाहरी सहायता की ज़रूरत है ना वो लेते हैं। एक बार फिर थैंक्स टू अरावली। माउंट आबू और उदयपुर जैसे पर्यटक स्थल और आय के स्रोत के लिए थैंक्स टू अरावली। आबू का विशाल नखी तालाब थैंक्स टू अरावली। ढेरों खनिजों जैसे सीसा, तांबा, जस्ता आदि से लेकर आपके घर के पत्थरों और टाइल्स, मार्बल्स के लिए भी थैंक्स टू अरावली। दिल्ली एनसीआर में केवल अरावली ही है जहां से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, माने जो बोरिंग का पानी आपके घर में आता है वो नीचे यहीं से जाता है। इसलिए ही तो इस पूरे क्षेत्र को क्रिटिकल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन कहा गया है। अब असल मसले पर आते हैं। देश के एक बड़े हिस्से को लिटरली पाल पोस रहे ये पहाड़ खतरे में है। अरावली पर्वत श्रृंखला नॉर्थ में हिमालय और साउथ में नीलगिरी के बीच सैंडविच बनी हुई है, और इस पूरे सैंडविच के चलते ही रेत और थार का रेगिस्तान भारत के अंदर नहीं पहुंच पाता। जैसे ही ये सैंडविच टूटा, हम सब अपने को सैंडविच पाएंगे, यानी रेत के बीचों बीच पाएंगे, और ऐसा होना शुरू हो गया है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों की आवृत्ति पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा हो गई है। मौसम के नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो साफ नज़र आता है कि अरावली का ग्रीन एरिया अब लगातार सूखे से ग्रस्त होने लगा है। राजस्थान में बहने वाली अधिकतर नदियां सूख गई हैं और मौसमी नदियां बनकर रह गई हैं, जबकि एक वक्त था इन नदियों में साल भर पानी रहता था। झीलों के शहर उदयपुर में भी झीलों की जगह अब सूखे मैदान पाए जाते हैं, और इन सब की वजह सिर्फ यही है कि हमारा अरावली अब इस हालत में नहीं है कि मजबूती से खड़ा होकर इस इकोसिस्टम को बचा सके। अरावली के इस शोषण की वजह क्या है? पहली वजह, थार में आबादी खूब है और नौकरियां कम। ये क्षेत्र ना तो पूर्णतः कृषि प्रधान क्षेत्र है और ना ही यहाँ अन्य कोई फैक्ट्री या उद्योग ही पाए जाते हैं। प्रशासनिक सेवाओं के अतिरिक्त यहाँ रोजगार का एकमात्र विकल्प मार्बल्स और खनिजों का व्यापार ही है। अरावली की गोद में पनपी जनजातियाँ खनन मजदूर बनकर रह गई हैं।
दूसरी वजह सरकार में फैला भ्रष्टाचार है। कुछ व्यापारियों के फायदे के लिए ही अवैध खनन यानी इल्लीगल माइनिंग की तरफ से आंखें फेर ली जाती हैं। इस अंधाधुंध दोहन ने न केवल अरावली के स्वरूप को बदल दिया बल्कि प्राकृतिक जलतंत्र को भी दूषित कर दिया है। तीसरी वजह, अरावली का उत्तरी क्षेत्र एनसीआर यानी दिल्ली के आसपास में होने के कारण रोज रोज रियल एस्टेट की आहुति चढ़ रहा है। इन सब वजहों के चलते अरावली से 31 पहाड़ियां गायब हो गई हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई और अवैध खनन रोकने को कहा। उसके 2 ही महीने बाद चुनाव हुए, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदले। न ही ये चुनावी मुद्दा बना, न किसी को पड़ी थी कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाए। कोई पहाड़ों को बचाने का वादा करे तो हम उसे वोट क्यों ही देंगे। हम तो धर्म, जाति और किसी नेता की गाल बजाने की क्षमता को देखकर वोट देने वाले लोग हैं। सेव अरावली नाम की संस्था के अनुसार अरावली क्षेत्र को सन 1900 में पंजाब भू संरक्षण अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत संरक्षित किया गया है, जिसके मुताबिक इस इलाके में किसी भी प्रकार का गैरवानिकी यानी कोई हरकत जो वन से संबंधित न हो करना जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस की सुनवाई के दौरान इस पूरे इलाके को 2009 से ही स्टेटस को यानी जस की तस स्थिति में रखा है। माने अगली सुनवाई तक यहां काम करना वर्जित था, लेकिन हरियाणा सरकार ने कोर्ट की अनदेखी करते कई अमीर ग्रुपों को यहां का जंगल साफ करके होटल, बिल्डिंग आदि बनाने की परमिशन दी। साल 2019 में फिर कोर्ट से फटकार मिली, मगर अब भी कुछ बदलता नहीं दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर के एकमात्र बचे जंगल अरावली क्षेत्र को आज ज्यादातर नेता और सरकारी अफसर एकजुट होकर बेचने और इसे जंगल न होने का तमगा देने में लगे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि जिनके हाथों में अरावली के संरक्षण की जिम्मेदारी है, दरअसल वही लोग सिर्फ छोटे छोटे फायदों के लिए न केवल अरावली के भविष्य को बल्कि अपने ही बच्चों के भविष्य को खत्म करने पर तुले हैं। अगर आज हम इस पर बात नहीं करेंगे तो हमारे पास वो कल नहीं होगा जिसमें हम बात कर सकें। एक बेहतर कल की कल्पना के साथ आज का एपिसोड खत्म करेंगे। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे मेरे साथी दर्पण। मैं हूँ प्रतीक्षा। शुक्रिया।